हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 17 अक्टूबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में बात करना है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी से और जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों चल रहे थे। उसका रीजन है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अभी 6 दिन की सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा पे हैं और उसी क्रम में वियतनाम में वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक प्रतिमा का अनावरण करते हैं। तो यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें जानना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे पासपोर्ट टू अर्निंग पहल, ये किससे संबंधित है और ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। साथ ही ये न्यूज में क्यों चल रहा था, इसको भी हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो अभी बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है और बिहार में जातिगत जनगणना की एक सूची भी जारी कर दी गई है। तो इसी को लेकर जो है द हिंदू में एक आर्टिकल आया था और वहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे हरित मेथनॉल के बारे में और जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों चल रहा था। साथ ही नीति आयोग ने हरित मेथनॉल को लेकर क्या स्टेटमेंट जारी किया है। उसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी बाल्कन देश न्यूज में क्यों था और साथ ही मैप में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कंट्री जो है शामिल है। और बेसिकली कहें कि नीचे के ये दोनों पॉइंट पश्चिमी बाल्कन देश और गाजा पट्टी, ये एग्जाम में आपका ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगी, तो हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहां से बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? या तो विकल्प कह लीजिए या तो स्टेटमेंट कह लीजिए। यहां पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची के तहत 8 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र निर्दिष्ट है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं। तीसरा, सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया। या फिर चौथा, जनगणना 1931 के अनुसार अनुसूचित जनजाति आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में निवास करने वाली पिछड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा बना हुआ है। तो जनगणना में मतलब कि जनगणना जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर यहां से 4 से 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखे जाते हैं। तो अगर आपके पास जनगणना का नोट्स नहीं है तो आप मार्केट में जाके परीक्षावाड़ी की जनगणना आती है, आप उसको ले सकते हैं और वहां से बहुत ही मतलब कि वहां पे सारी चीजें जो है डिटेल में दी गई हैं, आप उसको अच्छे से उसको तैयार करके नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, नहीं तो इसका राइट आंसर मैं आज ही के दिन इस टॉपिक जब आएगा अनुसूचित क्षेत्र वाला तो वहां पे इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के समसामयिकी से और जानते हैं कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट समसामयिकी में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट है, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में सामायु शहीद स्मारक का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, गोवा का काजू जिसे हम कर्नेल के नाम से जानते हैं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, केरल का लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक, जो केरल राज्य है हमारा, वो मार्च 2024 तक भारत का पहला कचरा रहित राज्य बनने का अपना लक्ष्य निर्धारित किया है और इसके लिए राज्य सरकार भारी जुर्माने सहित कचरा निपटान के लिए सख्त नियम लागू कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागालैंड जो कि एकमात्र राज्य था जहां पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था और राज्य का दर्जा मिलने के 60 साल बाद वहां पे अब एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार भारत में पूरे देश में छात्रों के लिए एक राष्ट्र एक आईडी की शुरुआत करेगा और सार्वजनिक और निजी दोनों स्कूलों में छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों को ट्रैक करने के लिए आजीवन आईडी नंबर दिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पंजाब के गुरदासपुर में स्थित नवापिंड सरदार गांव को हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के खिताब से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन मुंबई में करेंगे और यह सम्मेलन 17 से 19 अक्टूबर यानी कि आज के दिन से लेकर 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित की जा रही है। अब आगे हम बात करते हैं व्यक्ति विशेष में वन लाइनर में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति थे जो कल चर्चा में चल रहे थे।
तो सबसे पहले थे अरिंदम बागची। अरिंदम बागची को जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। नेक्स्ट है साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित लुईस ग्लुक का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब देखिए जैसे ये जो व्यक्ति विशेष होते हैं ना, तो यहां से भी डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि चर्चा में चल रहे लुईस ग्लुक का संबंध किस क्षेत्र से था, तो साहित्य से था। वो एक साहित्यकार थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अहतिसारी, जिन्होंने 1994 से 2000 के बीच फिनलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, का सोमवार को 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है डेनियल नोबोवा। डेनियल नोबोवा ने इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है और वो इक्वाडोर के अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। डेनियल नोबोवा कहां के राष्ट्रपति बनेंगे? इक्वाडोर के। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के कंजर्वेटिव पूर्व व्यवसायी क्रिस्टोफर लक्सन 38वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब आगे हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में डिटेल में और जानते हैं कि यहां से हमारा कौन सा फैक्ट है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निह में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है और साथ ही कहा है कि टैगोर की गीतांजलि का वियतनामी में अनुवाद किया गया और इसे वर्ष 2001 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जानना वो ये है कि कविता संग्रह गीतांजलि टैगोर की सबसे प्रसिद्ध कृति है जो 1910 में भारत में प्रकाशित हुई थी और टैगोर को इसके अंग्रेजी अनुवाद, जिसको हम सॉन्ग ऑफ रिंग्स के नाम से जानते हैं, के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? वर्ष 1913 में। और इसके साथ ही बता दें कि वो पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसके लिए दिया गया था? सॉन्ग ऑफ रिंग के लिए दिया गया था। और ये सॉन्ग ऑफ रिंग्स जो है ये गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे हम बात करते हैं पासपोर्ट टू अर्निंग पहल की ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि यूनिसेफ की पासपोर्ट टू अर्निंग पहल ने वित्तीय साक्षरता और डिजिटल उत्पादकता के क्षेत्र में भारत में 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रमाणित करके एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया है। तो ये पासपोर्ट टू अर्निंग पहल किसका है? यूनिसेफ का है, इसको आप ध्यान रखे रहेंगे। P2E एक लर्निंग समाधान है जिसे वर्ष 2022 में यूनिसेफ इंडिया युवा और भागीदारी द्वारा लॉन्च किया था। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है और डिजिटल उत्पादकता, वित्तीय साक्षरता, रोजगार कौशल और अन्य मांग वाले नौकरी के लिए तैयार कौशल में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती है। इसका लक्ष्य 14 से 29 वर्ष की आयु के बीच 50 लाख युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाना और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नौकरी और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना है। भारत में P2E पाठ्यक्रमों का लाभार्थियों में से 62% विशेष रूप से किशोर लड़कियां और युवा महिलाएं हैं। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये आपको ध्यान रखना है कि पासपोर्ट टू अर्निंग पहल किसका है? यूनिसेफ का है और इसका जो टारगेट है वो 14 से 29 वर्ष के आयु के बीच जो है युवा है। अब आगे हम बात करते हैं भारत में अनुसूचित क्षेत्र को लेकर जो आर्टिकल आया था द हिंदू में, वहां से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो न्यूज ये है कि आदिवासी संगठनों की लगातार मांग के बावजूद भारत के 59% ST अनुच्छेद 244 के बाहर हैं। भारत के 705 अनुसूचित जनजाति समुदाय जो देश की आबादी का 8.6% है, 26 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में एक महत्वपूर्ण खंड अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है। तो ये आर्टिकल जो है आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा और ये टॉपिक जो है वो एग्जाम में आपका पॉलिटी का सेक्शन कवर करने वाला है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित क्षेत्र की पहचान कैसे होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में न तो संविधान और न ही कोई कानून बनाया गया है, लेकिन 1961 की ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उनकी घोषणा के लिए मार्गदर्शक मानदंड हैं, जो कि हैं आदिवासी आबादी की प्रबलता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, एक व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे कि जिला, ब्लॉक और तालुका, या फिर चौथा कह लें
पड़ोसी क्षेत्रों के सापेक्ष क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। तो ढेबर आयोग का संबंध किससे है? अनुसूचित जनजाति से है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। अब आगे हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। तो हमारे भारतीय संविधान में 5वीं अनुसूची के तहत 10 राज्यों और 6ठी अनुसूची के तहत 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र निर्दिष्ट है। तो आज के प्रश्न का जो विकल्प है, जो कि असत्य है, वो ए है। वहां पे मैंने 8 राज्य बताए थे, जबकि जो राइट आंसर होगा वो 10 राज्य होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। 5वीं अनुसूची के राज्य जो कि हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, ये जो राज्य हैं जहां पे अनुसूचित क्षेत्र निर्दिष्ट है। और 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AMTM भी कहते हैं। ये जो है एग्जाम में याद करने के लिए है, तो इसको आप देख सकते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति की मान्यता के लिए कोई मानदंड परिभाषित नहीं है। जनगणना 1931 के अनुसार अनुसूचित जनजाति को बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्रों में निवास करने वाली पिछड़ी जनजाति कहा जाता है। सर्वप्रथम प्रांतीय विधानसभाओं में पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लाया गया था। तो ये जो 5 पॉइंट है यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि आज का करंट अफेयर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप चैनल को जो है अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। और साथ ही अगर आप नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारा जो भी नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, तो जो ये पिंक कलर का है वो 5th शेड्यूल एरिया है और वहां के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है और साथ ही हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया आता है। और यहाँ पे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। और जो ग्रीन कलर में देखेंगे जो 6th शेड्यूल है, उसके जो एरियाज हैं वो आपके नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है। तो ये तो रहा इसका मैप। अब आगे हम बात करते हैं कि संवैधानिक प्रावधान क्या दिया गया है अनुसूचित क्षेत्र में, जो कि हमारे भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है। तो 5वीं अनुसूची के प्रावधान अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होते हैं। और 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के अनुसार उपरोक्त राज्यों पर भी लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करते हैं और अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य ST कल्याण मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करते हैं। वर्ष 1996 के पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं को महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई है, जो उन्हें प्रत्यक्ष लोकतंत्र देता है और स्थानीय स्वशासन को प्राथमिकता देता है। एक जनजाति सलाहकार परिषद में अधिकतम 20 ST सदस्य हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में स्टेटमेंट वाले प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख चिंताओं के बारे में। तो ये पहला पॉइंट है कि 1995 में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत राज्य के विस्तार के प्रावधानों की सिफारिश करने के लिए गठित भूरिया समिति ने इन गांवों को शामिल करने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक इसको शामिल नहीं किया गया है। तो भूरिया समिति का संबंध किससे है? अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाई गई एक कमेटी थी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। भले ही आदिवासी संगठनों ने इसके लिए जोर दिया, भारत की ST आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनुच्छेद 244 के तहत शामिल नहीं है, जिससे वो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानूनों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा से वंचित हो जाते हैं। उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 और जैविक विविधता अधिनियम 2002 सहित अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू कानूनों के तहत अधिकार से वंचित किया गया है। तो ये सारे जो फैक्ट है ना, ये आपके मेंस के एग्जाम, जब मेंस का एग्जाम आएगा तो वहां पे अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो वहां पे ये सब पॉइंट जो है दिए जाते हैं, जिससे आपका नंबर जो है वो ज्यादा अच्छा होता है। अब आगे हम बात करते हैं हरित मिथेनॉल के बारे में और जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि लौरा मार्सक दुनिया का पहला हरित मिथेनॉल चलित मालवाहक जहाज है और नीति आयोग का मानना है कि हरित मिथेनॉल का उपयोग रेल, सड़क और शिपिंग को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इस जहाज के बारे में कि लौरा मार्सक कंटेनर जहाज क्या है।
तो यह 2100 टन का एक कंटेनर जहाज है जो बाल्टिक के चारों ओर घूमेगा और दुनिया का पहला हरित मेथनॉल चालित मालवाहक जहाज है। इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ आयोग के अध्यक्ष द्वारा लॉन्च किया गया था इसे, और यह विशाल मर्स शिपिंग लाइन के 700 मजबूत बेड़े में से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में हरित क्रांति की शुरुआत है। अब आगे बात करते हैं कि हरित मेथनॉल के क्या क्या लाभ हैं। तो पहला पॉइंट है कि ग्रीन मेथनॉल एक मेथनॉल है जो नवीकरणीय स्रोतों से और हरित हाइड्रोजन जैसे प्रदूषणकारी उत्सर्जन के बिना उत्पादित होता है। अत्यधिक प्रदूषणकारी कंटेनर जहाज ईंधन वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 3% का योगदान देते हैं। ग्रीन मेथनॉल CO2 उत्सर्जन का 95% तक और नाइट्रोजन ऑक्साइड का 80% तक कम कर सकता है। गैसोलीन में 15% मेथनॉल के मिश्रण से गैसोलीन के आयात में कम से कम 15% की कमी हो सकती है। नीति आयोग का मानना है कि इसका उपयोग रेल, सड़क और शिपिंग को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा उसका मानना है कि यह खाना पकाने के लिए आंशिक रूप से LPG की जगह ले सकता है। अब आगे हम बात करते हैं पश्चिमी बाल्कन देश के बारे में कि ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे। तो न्यूज ये है कि यूरोपीय संघ और पश्चिमी बाल्कन के नेता क्षेत्र के 6 देशों के लिए ब्लॉक में सदस्यता के मार्ग पर चर्चा करने के लिए 16 अक्टूबर को अल्बानिया की राजधानी में एक शिखर सम्मेलन का आयोजित करेंगे। और यह पहली बार है जब किसी गैर EU सदस्य यूरोपीय संघ के सदस्य देश में इसे आयोजित किया जा रहा है, किसे यूरोपीय संघ के सम्मेलन को आयोजित किया जा रहा है। अब बात करते हैं पश्चिमी बाल्कन क्षेत्र के बारे में। तो उसमें जो देश हैं वो हैं अल्बानिया, बोस्निया, कोसोवा, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया और सर्बिया। 6 पश्चिमी बाल्कन देश ब्लॉक में एकीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। सर्बिया और मोंटेनेग्रो कुछ साल पहले ही सदस्यता वार्ता शुरू करने वाले पश्चिमी बाल्कन देश थे। अब ये जो 6 कंट्रीज है ना, ये चाहते हैं कि इनको यूरोपीय संघ में शामिल कर लिया जाए। यूक्रेन में रूस के युद्ध ने पश्चिमी बाल्कन के यूरोपीय संघ में एकीकरण को 27 देशों के ब्लॉक के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा है। अब हम देख लेते हैं कि ये 6 देश कौन से हैं। एक्चुअली ये जो हमारी कंट्री है ये बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं। तो उनमें जो 6 देश हैं जो कि पश्चिमी साइड में पड़ते हैं, उसमें बोस्निया और हर्जेगोविनिया और मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोसोवा और सर्बिया शामिल है। अब जब बात यहाँ पे पश्चिमी बाल्कन देश की आ रही है तो क्यों ना हम लगे हाथ बाल्कन देश का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बाल्कन देश में जो देश शामिल हैं उनमें है अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना, बुल्गारिया, क्रोएशिया, कोसोवा, मोंटेनेग्रो, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवेनिया। तो ये जो हमारी कंट्रीज हैं ये हमारी बाल्कन कंट्रीज कहलाती हैं। और कहीं कहीं आप देखेंगे कि ग्रीस को भी इसमें शामिल किया गया है। ग्रीस जो है पेनिनसुला में आता है बाल्कन कंट्रीज के। अच्छा, एक बार क्वेश्चन भी आया था कि एड्रियाटिक सागर में निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन कंट्री जो है वो मतलब कि सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि ये आपका क्रोएटिया है, ये भी जो है एड्रियाटिक सागर से टच करता है। साथ ही मोंटेनेग्रो भी टच करता है और अल्बानिया भी टच करता है। बाल्कन देशों में अगर हम लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोसोवा और मैसेडोनिया, और साथ ही बता दें कि बोस्निया और हर्जेगोविना भी यहाँ पे लैंडलॉक कंट्री हैं। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे हम बात करते हैं गाजा पट्टी ये न्यूज में क्यों चल रही थी। तो न्यूज ये है कि हाल ही में हमास आतंकवादियों द्वारा इजराइल पर दशकों में सबसे बड़ा हमला करने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दे दिया है। इसलिए ये न्यूज में चल रहा था। और ये भी जानकारी आपको बता दें कि गाजा पट्टी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है, जिसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र और उत्तर और पूर्व में इजराइल से लगती है। पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यह विश्व स्तर पर सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां एक छोटे से क्षेत्र में 2 मिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। जनसंख्या मुख्य रूप से फिलिस्तीनी है, जिसमें बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामी संगठन है, वर्तमान में गाजा पट्टी पर शासन करता है। और अगर हम इसको मैप में देखें तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है गाजा स्ट्रिप है और इसकी सीमा आप देख रहे हैं कि मेडिटेरियन सी से भी लगती है और इजिप्ट से भी
लगती है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही मैंने बताया था जब मैं इजराइल की मैपिंग करा रहा था कि गोलन हाइट को भी आपको ध्यान देना है कि वो इजराइल और सीरिया से सीमा साझा करता है, न कि सिर्फ इजराइल से। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और आज के दिन आपको ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न की एक वीडियो जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो उसको भी आप लोग जो है जरूर सॉल्व करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,